हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। आज हम क्लास 10th की पोम अ टाइगर इन द जू डिस्कस कर रहे हैं। इस पोम को लिखा था लेस्ली नॉरिस ने। ही वॉज अ फेमस वेल्श पोएट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1921 इन वेल्स। एंड एट अ वेरी अर्ली एज, जब वो बहुत छोटे थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना करियर लिटरेचर और पोइट्री में बनाएंगे। एंड इनका इंटरेस्ट शुरू से डिलन थॉमस और वर्नन वॉटकिंस की पोम्स में रहा और इनकी पहली पोम 1938 में पब्लिश हुई। एंड इनकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पहली पब्लिकेशन रही वो थी फाइंडिंग गोल्ड। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिनमें चोलमोंडेले पोइट्री प्राइज एंड कैथरीन मैन्सफील्ड मेमोरियल अवार्ड काफ़ी मेन है। एंड इन द ईयर 2006 में इनकी डेथ हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अब इस पोम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो पोम है अ टाइगर इन द जू, यहाँ पर पोइट ने एक पावरलेस एगनाइज्ड टाइगर के बारे में बात की है कि एक टाइगर की लाइफ किस तरह की होती है जब वो एक पिंजरे में होता है, एक केज में होता है, एक जू में होता है, और उसकी लाइफ किस तरह की होती है जब वो जंगल में होता है। और यहाँ पर उसकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आ जाता है जब वो जंगल से पिंजरे में आ जाता है, जू में आ जाता है। उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश पोएट ने की है कि उसकी जितनी भी फियरलेसनेस है, फिरोशियसनेस है, और जितनी भी उसकी शिवैलरी है, वो सब एक पिंजरे में कैद होकर रह जाती है। और वो कितना उदास हो जाता है कि उसकी जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, जो नेचुरल एम्बियंस है, वहाँ से उसे हटाकर एक पिंजरे में कैद कर दिया गया है। ही इज़ इन कैप्टिविटी, वो कैद है, उसकी आज़ादी उससे छीन ली गई है। नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द पोएम इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। सो इफ वी टॉक अबाउट स्टैंजा 1, अगर हम स्टैंजा 1 की बात करते हैं, स्टैंजा 1 says he stalks in his vivid stripes a few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Here the poet is trying to say कि जो टाइगर है वो अपनी बहुत ही चमकदार स्किन, बहुत ही धारियोंदार स्किन, which is very vivid. Vivid means vibrant, which is very beautiful. उन धारियों वाली स्किन में वो उस केज के चक्कर लगा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage, कि वो कुछ कदम उस केज में आगे चलता है, कुछ कदम पीछे चलता है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो चल नहीं सकता, उसका एरिया लिमिटेड हो गया है। He belongs to the jungle, लेकिन अभी वो उस केज में है तो उसका एरिया जो है वो बहुत लिमिटेड हो गया है, वो सिर्फ उसी एरिया घूम सकता है। और on pads of velvet quiet, पोइट ने यहाँ वेलवेट क्वाइट क्यों कहा? क्योंकि जो टाइगर होते हैं, उनके जो पॉज होते हैं, उनके जो पैर होते हैं, उनके नीचे एक गद्देदार स्किन दी होती है, दैट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल फॉर द टाइगर टू वॉक। उससे बहुत आसानी होती है टाइगर को चलने में, इसीलिए उसे वेलवेट क्वाइट कहा गया। दैट मीन्स शोर नहीं होता जब टाइगर चलता है, बिल्कुल दबे पांव चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ क्वाइट रेज दो अलग अलग ऑपोजिट वर्ड्स हैं। क्वाइट मीन्स शांत और रेज मीन्स गुस्से वाला। शांत गुस्सा, दैट्स लाइक इट्स अ बेसिकली व्हाट इट इज हियर इज कि वो टाइगर उस पिंजरे में बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी वो शांत है। यहां पर ऑक्सीमोरॉन का यूज किया है पोइट ने, क्योंकि गुस्से को शांत बताया है उसने। ठीक है, क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स एंग्री, फुल ऑफ रेज फुल ऑफ एंगर। ओके, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग ऑपोजिट हैं। दो एडजेक्टिव्स जिनके मीनिंग ऑपोजिट हैं, इसीलिए इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं।
तो यहां पर पोएट ये कहना चाहता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो टाइगर बहुत गुस्से में है, लेकिन वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो कैद है उस पिंजरे में, इसलिए वो उस गुस्से को कंट्रोल करके बैठा है, शांत बिना एक्सप्रेशन के उसे अंदर दबा कर बैठा है। और यहां पर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल भी पोएट ने किया है, जिसमें जो पहला लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। यहां पर टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है, बिकॉज उसे ही या हिज कहकर उसने संबोधित किया है, उसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही इज अ पर्सन, टाइगर के लिए हम ही इस्तेमाल नहीं करते, बट यहां पर टाइगर को पर्सोनिफाई किया है। और अगला जो लिटरेरी डिवाइस यहां इस्तेमाल किया है वो है मेटाफर, दैट इज टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट। वेलवेट एक तरह का क्लॉथ है, एक कपड़ा है जो बहुत सॉफ्ट होता है, तो यहां पर टाइगर के जो पॉज हैं, उसके जो पंजे हैं, उसे वेलवेट के साथ कंपेयर किया है। थर्ड लिटरेरी डिवाइस यहां इस्तेमाल हुआ है इमेजरी का, जहां पर एक इमेज पेंट करने की, क्रिएट करने की कोशिश की है पोएट ने, जब वो बात करता है उसकी विविड स्ट्राइप्स और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहां पर वो एक इमेज हमारे सामने पेंट कर रहा है, दैट वी कैन इमेजिन, ओके, अ टाइगर इन द केज एंड ही इज ट्राइंग टू वॉक अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ कदम चल रहा है। और एक और लिटरेरी डिवाइस जो यहां यूज हुआ है वो है कॉन्सोनेंट्स का। कॉन्सोनेंट इसलिए बिकॉज यहां पर कॉन्सोनेंट एस का इस्तेमाल हुआ है वर्ड्स में, लाइक स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स। स्टॉक्स में भी एस बार बार आ रहा है, हिज में एस का इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्राइप्स में फिर से एस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो एक कॉन्सोनेंट एस है ये रिपीटेडली आ रहा है, इसलिए यहां पर कॉन्सोनेंट्स है। अनदर लिटरेरी डिवाइस इज एजोनेंट्स। यहां पर वाल साउंड आय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, लाइक इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इन में आय आ रहा है, हिज में आय आ रहा है, विविड में आय आ रहा है, स्ट्राइप्स में आय आ रहा है। तो यहां साउंड जो आई का साउंड है, दैट इज ई का साउंड, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ये जो है ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पर एजोनेंस है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Now here lurking is a word which means to be hidden as to wait for your prey. A tiger, जब शिकार करता है टाइगर, तो वो छुप कर शिकार करता है, घात लगाकर। यहां पर लर्किंग का मतलब वही है कि कहीं पीछे छुपकर किसी अपने शिकार का इंतजार करना। और यहां पर वो क्या कर रहा है कि एक कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा है। पोएट ये कहता है कि फर्स्ट स्टैंजा में उसने ये बताया कि टाइगर उस केज में कैद है। सेकंड स्टैंजा में वो ये बताना चाह रहा है कि अगर वो टाइगर जंगल में होता, आइडियली वो कहाँ होना चाहिए, जंगल में, तो वहां होता तो वो क्या कर रहा होता, वो अभी किसी छुप कर किसी जगह पर घात लगाकर बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी झाड़ियों के बीच में से कहीं, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, किसी ऐसी जगह जहां पर डियर यानी कि हिरण जो हैं वो, प्लम्प मीन्स काफी फैट, मोटे अच्छे तगड़े, डियर पानी पीने आते हैं, क्योंकि जानवर कई बार एक ही जगह पर, एक ही तालाब पर पानी पीने आते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो टाइगर्स या लायंस हैं ये लोग वहीं पर अपने शिकार की तलाश करते हैं और छुप कर बैठ जाते हैं, एंड जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो अटैक कर देते हैं। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पोएम एज वेल, कि टाइगर को कहा गया है कि वो आइडली वहां पर छुप कर बैठा होना चाहिए था और किसी प्लम्प डियर के इंतजार में, और जैसे ही उसे मौका मिले वो उन पर अटैक कर दे। इस स्टांजा में जिन लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल उसने किया है वो है एलिटरेशन और इमेजरी। एलिटरेशन in the line where plump deer pass, so plump and pass, they both start with the letter P, the sound of P, right? That sound of P is, so that's plump and pass, that is alliteration. Second is imagery. Again, the poet has tried to create an image of tiger's activity, that is tiger किस तरह से जंगल में छुप कर शिकार करता है, उसकी एक इमेज हमारे सामने लाने की, पेंट करने की कोशिश की है पोएट ने। Let's come to the next stanza, stanza number 3. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village.
नाउ इन दिस स्टैंजा अगेन पोएट ये कहना चाह रहा है कि वो होना चाहिए उस टाइगर को जो अभी जू में उस केज में कैद है, उसे आइडियली जंगल में होना चाहिए, snarling around the houses. Now snarling means making warning sounds like when the tiger roars, or he makes some kind of a sound to warn people that I'm around. कुछ वार्निंग देने के लिए इस तरह से गुर्राना, उसे कहते हैं स्नालिंग साउंड. तो वो घरों के आसपास उस तरह की आवाज़ें निकालते हुए उसे घूमना चाहिए, उन घरों के आसपास जो जंगल के एज पर हैं, जो जंगल की बाउंड्री पर हैं. बिकॉज जंगल के आसपास कुछ गांव बसे होते हैं, वहाँ पर उन घरों के आसपास उसे घूमना चाहिए ऐसी वार्निंग्स देते हुए. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज. बेयरिंग मीन्स टू अनकवर. ओके, अपने जो वाइट फैंग्स हैं, जो आगे वाले सफ़ेद नोकीले दांत हैं, उनको दिखाते हुए. फैंग्स होते हैं दांत, शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स. ओके, सो उन दांतों को दिखाते हुए, अपने क्लॉज दिखाते हुए, उनके क्लॉज, बिकॉज क्लॉज ऑफ द टाइगर्स आर रियली शार्प. ओके, उनके जो क्लॉज हैं, उसके आगे जो नाखून होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जिससे पूरा का पूरा जो गांव है वो टेरराइज्ड होता है, डर जाता है, घबराया रहता है कि आसपास कहीं अगर टाइगर है तो गांव वाले बाहर निकलते नहीं हैं आउट ऑफ द फियर, क्योंकि सबको ये डर रहता है, टेरर रहता है कि टाइगर उन्हें मार देगा. दैट शुड बी हिज आइडियल सिचुएशन. उसे आइडियली वैसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि टाइगर अभी केज में है. अब इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस उसने यूज़ किए हैं वो है ओनोमैटोपिया, देन एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस. नाउ ओनोमैटोपिया जिसमें जहाँ पर एनिमल साउंड्स की बात आती है, जो वर्ड्स साउंड्स को डिनोट करते हैं, उसे ओनोमैटोपिया कहते हैं. लाइक स्नालिंग. स्नालिंग इज अ साउंड जो एनिमल्स निकालते हैं किसी को वार्न करते हुए, लाइक गुर्राते हैं जब वो. ओके, सेकेंड है एजोनेंस. एजोनेंस इज कि यहाँ पर वाल साउंड ओ और आई का रिपीटेड इस्तेमाल हुआ है. साउंड ऑफ ओ एंड आई, लाइक शुड, अराउंड, हाउसेस, इन सब में ओ की साउंड का इस्तेमाल हुआ है. देन bearing his white, his, again in this line, bearing his white fangs, his claws. So bearing his white and his, यहाँ पर I की साउंड का, E की साउंड का बार बार इस्तेमाल हुआ है. that is assonance. And then consonance, that is use of consonant sound of S, जो कि इस्तेमाल हुआ है should be snarling around houses, right? That is his fangs, his claws, then snarling around houses. Again, this S sound has been repeated. That is consonants. Okay? Now let's come to the next stanza, that is stanza number 4. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब यहाँ पर again he's getting back to the cage. उसने पहले फर्स्ट स्टैंजा में बताया कि जो टाइगर है वो अपने केज में है, जू में है, कैद है वहाँ पर. सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में उसने बताया कि आइडियली टाइगर को कहाँ होना चाहिए था. अब फिर से वो वापस उस केज में आ गया है. नाउ दैट इज द रीजन व्हाई द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्थ स्टैंडा स्टार्ट्स विद बट. दैट मीन्स लेकिन. ऐसा होना चाहिए था, लेकिन है कैसा? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. वो एक कॉन्क्रीट के सेल में है, पत्थर की दीवारों के बीच में वो कैद है. उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो उन बार्स यानी कि जो सलाखें हैं उनके पीछे है. वो कुछ कर नहीं सकता. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. वो उस केज की जो लेंथ है उसमें सिर्फ स्टॉक कर रहा है, दैट मीन्स वॉक कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है. इग्नोरिंग विजिटर्स, जो विजिटर्स जो जू में आते हैं उसे देखने, उन्हें इग्नोर करते हुए. दिस इज वॉट ही इज एक्चुअली डूइंग. सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वो जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता, पर अभी वो क्या कर रहा है. सो दैट इज अ कॉन्ट्रास्ट दैट्स बीन ड्रॉन. अब यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसकी बात करें. अगेन पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि उसे फिर से ही कह के और हिज स्ट्रेंथ कह के डिनोट कर रहे हैं. एजोनेंस, वाल साउंड्स ऑफ ई, दैट इज ही, कॉन्क्रीट, सेल, इनका इस्तेमाल हो रहा है. कॉन्सोनेंस, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट एस, दैट इज हिज स्ट्रेंथ, हिज स्ट्रेंथ बार्स, इन सब में एस जो वाल साउंड है उसका इस्तेमाल है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सॉरी. एस जो कॉन्सोनेंट साउंड है
उसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है इन 3 वर्ड्स में. हिज स्ट्रेंथ बार्स, तो ये कॉन्सोनेंट्स है. देन एलिटरेशन. अब एलिटरेशन में क्या है? बिहाइंड बार्स. जो साउंड ऑफ बी है, ब का जो साउंड है वो 2 बार आ गया बिहाइंड बार्स. सो दे जो बिहाइंड बार्स लगातार सेम साथ में आते हुए वर्ड्स में ब का 2 बार साउंड आया, इसे एलिटरेशन बोलते हैं. And now this brings us on to the stanza number 5, which is, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Now he says the last sound, the last voice that he hears at the night before he goes off to sleep is of the patrolling cars. जू में लास्ट में जब जू क्लोज हो जाता है, सो देयर आर पेट्रोलिंग व्हीकल्स जो उस जू को एक बार मुआयना करने जाते हैं कि कहीं कोई और विजिटर अंदर ना रह गया हो, कहीं कोई जानवर खुला ना छूट गया हो, राइट, ऑल द केजेस आर प्रॉपरली लॉक्ड और नॉट. वो सब एक बार पूरा चेक करने जाते हैं, इसलिए वो पेट्रोलिंग करने जाते हैं एक बार पूरा. एंड दिस इज द लास्ट वॉइस दैट ही हियर्स इन द नाइट. एंड व्हाट ही डज, ही स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स that are in the skies. Okay, and his eyes are also called brilliant, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, because his eyes have that sparkle. जो टाइगर की आईज होती हैं बहुत चमकदार होती हैं, the sparkling eyes. Now but he constantly keeps looking at the stars because he misses his freedom, he misses his liberty. कि आइडली उसे कहाँ होना चाहिए था? रात में जंगल में खुले आसमान के नीचे. सितारे जहाँ खुले नज़र आते हैं, सितारे उसे यहाँ भी नज़र आ रहे हैं, बट वो स्टार्स उन बार्स के बीच में बैठकर देखना पड़ रहा है उसे. वो आज़ाद नहीं है. ही इज़ नॉट फ्री टू मूव वेयर एवर ही वॉन्ट्स, राइट. सो दिस इज़ अ कंपैरिजन दैट्स बीन ड्रॉन. एंड यहाँ पर पोएट ये भी बताना चाह रहा है कि आज़ादी सबके लिए ज़रूरी होती है. हम लोग ह्यूमंस वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ये ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमें कोई कैद करके नहीं रखे, हमें फ्रीडम होना चाहिए, हम जहाँ चाहें वहाँ जा पाएँ, हम जो चाहें वो कर पाएँ. लेकिन सिमिलर फ्रीडम शुड ऑल्सो बी अवेलेबल टू द एनिमल्स. और उनके नेचुरल हैबिटेट से उन्हें दूर करके हम उनकी लाइफ को बहुत मुश्किल करते हैं. उनकी लाइफ, द लाइफ बिकम्स फुल ऑफ एगनी, राइट. बहुत दुख होता है उन लोगों को. दे ऑल्सो मिस देयर फ्रीडम, बिकॉज फ्रीडम सबके लिए है, चाहे कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, इंसान हो. फ्रीडम इज़ फॉर एवरी वन. ऑलराइट, नाउ इस स्टैंजा में लिटरेरी डिवाइस अगर हम बात करें तो है एलिटरेशन, यूज ऑफ साउंड एच इन वर्ड्स लाइक ही हियर्स. दैट्स द जो पहली लाइन के फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं स्टैंजा 5 के. तो यहाँ पर ह यानी कि एच साउंड का जो इस्तेमाल हुआ है, दैट इज एलिटरेशन. एजोनेंस, यूज ऑफ आई ई साउंड विद हिज ब्रिलियंट. ई विद हिज ब्रिलियंट, दैट इज द साउंड ऑफ आई ई साउंड, दैट इज एजोनेंस. ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द poem. I hope you've been able to understand this poem properly. And another thing that is to be noted here कि पोइट ने कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट किया है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, तो क्वाइट यहाँ पर रिपीट हुआ है. देन एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. यहाँ पर ब्रिलियंट को भी इसने रिपीट किया है. सो द पर्पज इज टू इंटेंसिफाई, कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए कि जो टाइगर है उसका जो रेज है, उसका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा हाई है, पर वो उसकी जो हेल्पलेसनेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता. एक्सट्रीम गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो हेल्पलेस है, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता. राइट. एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट द क्वाइट वेलवेट पैड्स वेयरइन जो टाइगर है ही वॉन्ट्स टू रन अवे. वो भागना चाहता है खुले जंगल में, बट वो नहीं भाग सकता क्योंकि उस केज में वो कैद है. तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, दे आर स्ट्रेसिंग एट हिज एस्पिरेशंस, हिज विश, कि वो क्या करना चाहता है. ऑन द अदर हैंड लेकिन वो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता. और
इसी वजह से पोम को एक बहुत अच्छा इफेक्ट भी मिल रहा है, क्योंकि द पोइट हैज़ बीन एबल टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट डिज़ायर ऑफ द टाइगर. टाइगर की जो इच्छा है, जो डिज़ायर है, उसे एक्सप्रेस कर पाया है पोइट, एंड दैट हैज़ मेड द पोइट लुक वंडरफुल. Now let us quickly have a look at some multiple choice questions, some MCQs. The poem draws a contrast between dash and dash, and you have the choices there: animal, human being, tiger in a zoo, tiger in a forest, tiger in a zoo, tiger. And now let's have a look at some multiple choice questions, and I'm expecting your responses in the comment section. Please क्विकली रिस्पॉन्ड, जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल बटन सो दैट आपको कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसके बारे में इंटीमेशन टाइमली मिल जाए. थैंक यू सो मच.